हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस यूनिट के पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इट्स इफेक्ट। मीन्स इसमें हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे होता है एंड क्या क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, उसकी वजह से रेस्ट पे रहने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है उसके अराउंड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, तो इन सब यूनिट को हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द दिस चैप्टर। ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक जब दो बॉडीज़ होती हैं, रखी होती हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती हैं, दैट इज़ F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जेस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर के, जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर पे या दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना है कि जैसे मास एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की या सिस्टम की, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी प्रॉपर्टी होती है। और वहाँ पे मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज़ कूलम फोर्स आएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो अदर चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्ट करेगा, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं। मीन्स ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ओके, नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। मीन्स चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे स्केलर सम ले सकते हैं Q1 प्लस Q2, और मान लिया थर्ड चार्ज माइनस है, माइनस Q3। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द चार्ज कंजर्वेशन। For isolated system, the total charge remains conserved or the same। मीन्स अगर चार्ज को आइसोलेट कर दिया, मान लिया एक ही सिस्टम में कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंसर्व रहेगा। मीन्स जैसे Q1 Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश प्लस Q3 डैश, वो चार्ज कंसर्व रहता है। अगर सिस्टम आइसोलेट कर दिया, मान लिया एक ही सिस्टम में अलग अलग चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो उन सब का आपस में अगर चार्ज का इंट्रैक्शन हुआ तो बट नेट क्या रहेगा, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। मीन्स यहाँ पे हम चार्ज बोल सकते हैं, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस मीन्स यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट इसको ना तो मीन्स क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मीन्स चार्ज, इसमें क्वांटाइजेशन का मतलब है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फंडामेंटल पार्टिकल। जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट हम लोग ने पढ़ा, इस इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज कोई पार्टिकल नहीं होता है अभी तक। तो अभी तक कोई नहीं पाया गया इस तरह का, तो इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब भी जाएगा ट्रांसफ़र होगा एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हाफ इलेक्ट्रॉन गया हाफ रह गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आधा गया आधा रह गया, ऐसा नहीं होता। मीन्स जब जाएगा कंप्लीट जाएगा, पूरा पूरा 1 जाएगा, 2 जाएगा, +1 या -1, इस तरह से कंप्लीट जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है बच्चों? कूलम्स लॉ बेसिकली जैसे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, तो उसी से अगर इसको कंपेयर करें तो आसानी से आप समझ सकते हो। बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, वहाँ पे मासेस थे, यहाँ पे हमने मासेस को रिप्लेस कर दिया, m1 m2 को Q1 Q2 मीन्स चार्ज पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, डिस्टेंस r रख दिया। अब मीन्स Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है F12 एंड Q1 Q2 लगा रहा है F21। अब ये जो फोर्सेस होंगे यहाँ पे, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
अब दोनों को अगर कंबाइन करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं द कूलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे K की वैल्यू होती है जो मीडियम पे डिपेंड करती है, जो दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा। मीडियम की कैसी करेक्टरिस्टिक्स है K, दैट इज़ द कांस्टेंट है, बट उसकी करेक्टरिस्टिक मीडियम अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। ये यहाँ पे अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे कैपिटल G आता था बच्चों, वहाँ पे कैपिटल G था, कैपिटल G, और यहाँ पे कैपिटल K अगर आ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता। वहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती थी। ये डिपेंड नहीं करता था कि मीडियम कैसा है, पानी में रखा हुआ या गैस में है या एयर में है या फ्लूइड में है, कहीं पे भी रखा हो तो वो K की वैल्यू G की वैल्यू हमेशा वो कांस्टेंट हुआ करती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ पे डिफ़र करेगी मीडियम टू मीडियम। अब यहाँ पे K की जो एम्पिरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, आप बोल सकते हो K की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए होता है बच्चों, यहाँ पे आपको नोट करना है इसकी वैल्यू। K की वैल्यू 9 × 10⁹ एंड न्यूटन, आप इसकी यूनिट निकालोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फ्री स्पेस का है। और यू कैन से वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एयर में भी कंसीडर करते हैं। नाउ सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये भी बच्चों याद रखना है। सीजीएस सिस्टम में अपने यूनिट सिस्टम पढ़ा था उसमें MKS, CGS, FPS, तो जो हम लोग CGS पढ़े थे उसमें K की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। नाउ फर्दर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो इसकी स्टेटमेंट हो गया कूलम्स लॉ को, जो कि आपको स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो लिखना होता है। नाउ अब K की यहाँ पे एम्पिरिकल वैल्यू आती है बच्चों, इसको आपको समझना है और नोट करना है। एम्पिरिकल वैल्यू K इक्वल टू, अभी जो कांस्टेंट आया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4πε0, ये यहाँ पे इसकी एम्पिरिकल वैल्यू मीन्स ये एक्सपेरिमेंट करके हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाला जाता है। एम्पिरिकल वैल्यू दैट इज 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे ε0 क्या होता है, एक न्यू क्वांटिटी ऐड हुई यहाँ पे K के साथ इसका रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। इसको हम बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं फॉर द फ्री स्पेस। तो यहाँ पे इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है। ये होती है यूनिट के साथ, ये वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एप्सिलॉन मीन्स इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या सिंपली इसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल देते हैं ε0। ओके, अब हमारा अगर K को हटा दिया जाए 1/4πε0 से तो हमारा ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो जो की है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ परमिटिविटी, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी बेसिकली इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फोर्स का एक मेजरमेंट, इसे हम कह सकते हैं कि ये इसको अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट करती है। उसके मेजरमेंट में ये मीन्स आप देख सकते हो फॉर्मूले में है कूलम फोर्स के, और उसके इलेक्ट्रिक फोर्स को इफेक्ट करती है इन्वर्सली में, क्योंकि F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ε0 फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है तो उसको इफेक्ट भी करती है।
अब जिसकी मीन्स ज़्यादा होगी फ्री परमिट मीन्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वहाँ पे फोर्स कम होगा, जिसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कम होगी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा इफेक्ट करेगा मीन्स। अब नेक्स्ट इसमें जो हमें याद रखना है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ, इसको अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो बच्चों, चाहे इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, तो ये इसमें पहले जो हम फ्री स्पेस में कूलम फोर्स निकाल लें, फिर जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं उस मीडियम में फोर्स निकाल लें। अब दोनों को अगर रेशियो ले लें तो उसी की रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लिया फ्री स्पेस में रखा 2 पॉइंट चार्ज है उसको r डिस्टेंस पे, फिर उसको m मीडियम, कोई मीडियम ले ले, सपोज करो वाटर में रख दिया, तब फोर्स निकाल लिया। वाटर के लिए मान लिया Fm फोर्स आया और एयर में F0 आया, तो F0 और Fm का रेशियो निकाल लेंगे, तो उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ओके, नाउ अब इसमें आप निकाल के, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, F0 को निकालेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Fm निकालेंगे मीन्स मीडियम में, जिस भी पर्टिकुलर मीडियम में हम फोर्स परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं, उस मीडियम का भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन m होगा, एप्सिलॉन m रख देंगे, फिर अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो मिल जाएगा। अगेन एक हमें फॉर्मूला मिल गया, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी इन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मीन्स ये रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और अगर किसी मीडियम का हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पे, तो कैसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन m इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिल जाएगी। ओके, नाउ कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम, किसी कूलम फोर्स में हमें किसी मीडियम में निकालना है, तो उसको Fm इक्वल टू क्या ये लिखेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं कि किसी मीडियम में अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो अगर उस मीडियम का उसको वही फोर्स हम फ्री स्पेस में या वैक्यूम में निकाल रहे हैं, उसको फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, वो मीडियम का फोर्स मिल जाएगा। सपोज करो बच्चों यहाँ पे F0 फ्री स्पेस में फोर्स आ रहा था, फिर उसको हमने वाटर में रख दिया, वही चार्ज पार्टिकल उतने ही डिस्टेंस में वाटर में रख दिया। वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 होती है सपोज, तो 80 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स F0 अपॉन 80 रह जाएगा फोर्स, मीन्स 1/80th पार्ट ऑफ द F0, मीन्स एक 1/80 टाइम्स लेस हो जाएगा, मीन्स इसको आप बोल सकते हैं 1/80 हो जाएगा फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना आपका फोर्स मीडियम में कम हो जाएगा कूलम्स। नाउ कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले तो हमने इसको लिख दिया कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें हमने वेक्टर साइन नहीं दिखाया है। अब आपको स्केलर फॉर्म में लिखना है, तो उसमें आपने इस तरह से इसको समझ सकते हो आप कि 2 पॉइंट चार्जर लग लिए Q1 Q2, और दोनों का हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिखाया हुआ है R1 एंड R2, मींस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 एंड R2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो Q1 एंड Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हो। तो फोर्स आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर F को लिख दो, यहाँ पे F मतलब फोर्स वेक्टर को लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो फोर्स को। इधर फिर आपको भी इधर भी वेक्टर, राइट हैंड साइड में वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेक्टर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर है आर कैप। तो आर कैप के कैसे यूनिट वेक्टर आपने 11th में पढ़ा है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आप यहाँ पे रख के इसको निकालेंगे तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, R12 वेक्टर R12
R12 यहाँ पे वेक्टर रूल से निकाल सकते हो ट्राइंगल से, -R2 अपॉन R1 मीन्स R12 R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। R21 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर R1 R2 दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, तो अब वेक्टर फॉर्म में F12 फर्स्ट मतलब फर्स्ट पे सेकंड की वजह से चार्ज की फोर्स ये आएगा, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे ये आएगा। अब दोनों में फोर्स में एक रिलेशन मिल जाएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ द सेकेंड फोर्स ऑन सेकेंड बाय द फर्स्ट, ये आएगा। मीन्स ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अब ये यहाँ से हम ये बोल सकते हैं therefore the Coulomb's law satisfies the Newton's third law। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ को ये कूलम्स लॉ सेटिस्फाई करता है। मीन्स एक जो कि हमने लोग ने न्यूटन थर्ड लॉ में क्या पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पे उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पे लगाएगा तो सेकंड वाला फर्स्ट पे उतना ही बट उसके अपोजिट में लगाएगा, तो यही कहने का मतलब हुआ इट सेटिस्फाइज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सपोज करो बच्चों, अभी तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करो देयर आर मल्टीपल ऑफ चार्जेस मीन्स मोर देन 2, 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, तब वहाँ पे हम कैसे कूलम्स लॉ लगाएंगे, कैसे किसी चार्ज पे मान लिया 3 चार्ज हैं, 3 पे मान लिया फर्स्ट पे हमें देखना है, सेकंड भी लगा रहा होगा, थर्ड भी लगा रहा होगा, तो फर्स्ट में नेट फोर्स कैसे लगाएंगे। तो वही इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर लेते हैं एंड हम इजीली बता सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फोर्स पे किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सपोज देयर आर n पॉइंट चार्जेस, हमने यहाँ फिगर में दिखाया है Q1 Q2 Q1 एंड सो ऑन, इस तरह से Qn है। अब अभी हमें यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पे निकालना है Q1 पे फोर्स कितना लगा रहा है, F1 नेट लग रहा है मान लिया, तो Q1 पे फर्स्ट लगाएगा, F12 लगाएगा, सेकेंड भी थर्ड लगाएगा, F13, फोर्थ लगाएगा F14 एंड सो ऑन, लास्ट वाला nth लगाएगा F1। तो अगर इन्हीं सब का हम जितना भी फोर्सेज लगा रहे हैं, अदर चार्जेस जिस पे फोर्स लगा रहे हैं, सबका वेक्टर सम ले लें तो फर्स्ट चार्ज पे Q1 पे नेट फोर्स आ जाएगा F1। इसी इक्वेशन को या इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स नेट फोर्स हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर रखा है, ये 2018 पे आया था बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE के, तो इसमें आपको फाइंड द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज। कैपिटल Q चाहे इधर वाले लोअर वाले पे या राइट अपर वाले पे, सॉरी लेफ्ट अपर वाले पे आपको यहाँ पे बताना है कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना आएगा, कूलम्स लॉ का यूज करना है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कैपिटल Q पे कौन सा लगाएगा, ये स्मॉल Q, दोनों स्मॉल Q लगाएंगे, दोनों स्मॉल Q फोर्स लगाएंगे और दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हो। अब ये होगा एक अपोजिट वाला कैपिटल जो डायगोनल का अपोजिट में है वो भी लगाएगा, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तो इस पे 2 फोर्स हो गए, दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लो, फिर थर्ड फोर्स के साथ सम कर लो, इस तरह से भी कर सकते हो, या इसका दूसरा भी तरीका है, आपने जो फोर्स रिजॉल्व करके एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, यहाँ पे देखो कैपिटल Q को यहाँ पे इन दोनों के स्मॉल चार्जेस की वजह से डायरेक्शन, इन दोनों का नेट निकाल के थर्ड वाले के साथ ऐड कर लो, या तो तीनों का नेट निकाल लो, इस तरह से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, इस तरह से सॉल्व करोगे आपका तो 2√3 Q² अपॉन L², ये आपका यहाँ तक आ जाएगा।